Hello students, welcome back to watching Cas Resonance Physics classes. In the last video, we have seen that the fundamental quantities, fundamental units, derived quantities and derived units. In this video, we are going to learn about the supplementary quantities and the dimensions. Dimension ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके तो यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. द फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट. तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स. तो कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट सिस्टम. ओके एसआई सिस्टम के अनुसार देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो उनके साथ फंडामेंटल यूनिट्स भी आएंगे, वो भी हमने पढ़े थे. ओके तो उसके बाद यार हमने पढ़ा था डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है. दीज आर द क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट. ये किस पे डिपेंड होती है. तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती है. तो दैट क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज. तो इन 7 को छोड़ के जो भी क्वांटिटी आएगी तो दैट क्वांटिटीज आर दी डिराइव्ड क्वांटिटीज. ये तो हमने पढ़ा है भाई. उसके बाद हमने ऐसा यूनिट्स जो होते हैं उनको यूज करने के लिए कुछ कन्वेंशंस भी पढ़े थे. ओके तो ठीक है, कन्वेंशंस तो आपको सभी को याद होंगे, कोई दिक्कत नहीं. तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के भी और 2 क्वांटिटीज है इन एसआई सिस्टम. तो वो 2 कौन से क्वांटिटीज है. दैट 2 क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. ध्यान में जरा सा आराम से पढ़िए इसको. ओके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बहुत ही आसान है भाई. ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है. तो देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. पहली होती है भाई प्लेन एंगल. तो भाई ये जो प्लेन एंगल है या जिसे हम 10th तक एंगल बोलते हैं, जिसको हम एंगल बोलते हैं, वो भाई हमारा प्लेन एंगल ही होता है. दैट इज डिनोटेड बाय थीटा. ओके तो उसको डिनोट हम थीटा से करते हैं. मैं यहाँ पे एक और चीज लिख के रखता हूँ, बोलता हूँ क्या है. और दूसरा होता है भाई हमारा सॉलिड एंगल. दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सा है. सॉलिड एंगल. और ये सॉलिड एंगल जो है इस साइन से डिनोट करेंगे. मैं बोलता हूँ क्या है वो, और यहाँ पे एक और चीज लिख के रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. इन क्वांटिटीज के, इन एंगल्स के जो यूनिट्स होंगे दैट आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके यार ये प्लेन एंगल क्या होता है. ये प्लेन एंगल जो होता है इट इज जस्ट द एंगल मेड बाय द 2 लाइंस. यार ये 2 लाइंस अगर मैंने ड्रॉ कर ली तो ये 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल. तो ये प्लेन एंगल जो है हम 10th तक जो भी अभी तक जो मेजर कर रहे हैं, तो थीटा जो होता है या प्लेन एंगल जो होता है हम डिग्रीज में मेजर करते थे. ओके तो ठीक है देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. तो ये जो प्लेन एंगल यहाँ पे बना हुआ है द एंगल मेड बाय दिस 2 लाइंस, उसको कैसे डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर प्लेन एंगल. तो डेफिनेशन होती है भाई बहुत ही आसान है. तो इसको क्या करेंगे हम एक ए से यहाँ पे एक आर्क तैयार कर लेंगे. देखो अभी ये जो आर्क होगी, ये जो आर्क मैंने बनाई है, ये आर्क ए बी इसको नाम दिया फॉर एग्जाम्पल. तो ये जो आर्क है भाई ये किसी बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट है. थोड़ा समझो. ओके बड़ा सर्कल है और उसका छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे निकाला है, और ये जो है भाई इन दोनों ने ये एंगल बनाया हुआ है. तो ये जो आर्क होगी, इस आर्क की जो लेंथ होगी उसे एस कहेंगे. तो एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ. ओके कोई दिक्कत नहीं. तो ये जो बड़ा सर्कल होगा जिसकी ये लेंथ आर्क होगी, तो ये आर्क की जो आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसकी जो रेडियस होगी वो आर्क होगी, और उसका सेंटर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल. तो हम इसको कैसे देखेंगे कि यार ये जो आर्क है, ये जो आर्क की लेंथ या आर्क है, इस आर्क ने इस सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड किया है, इस आर्क ने यहाँ पे जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल. ओके तो यार इसको डिफाइन कैसे करेंगे. मैथमेटिकली उसको डिफाइन किया जाता है. देखो तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ये एस अपॉन आर. यस का मतलब क्या है. यस का मतलब है भाई आर्क लेंथ. ओके कोई दिक्कत नहीं. डिवाइडेड बाय यार ये आर क्या है, रेडियस. तो प्लेन एंगल होता है भाई आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. कुछ दिक्कत नहीं है. ओके चलो ठीक है. तो ऐसा यूनिट जो आएगा इसका, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल होता है भाई रेडियन. ओके तो ऐसा यूनिट उसका आएगा रेडियन, और उसका सिंबल होगा भाई रैड, RAD रैड. कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ तक हम अभी तक थीटा जो है या प्लेन एंगल जो है हम डिग्रीज में मेजर करते थे. 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 या 90 डिग्री या 0 डिग्री को जो भी होगा डिग्रीज में मेजर करते थे. अभी यहाँ पे हम कैसे मेजर करेंगे उसको, ऐसा यूनिट में उसको मेजर करेंगे भाई रेडियन में.
चलो ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यार ये जो 2 पाई रेडियन, रेडियन का कन्वर्जन भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी उससे आसानी होगी और आगे भी हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। तो यार ये 2 पाई जो है 2 पाई रेडियन होते हैं, या उसको ऐसा भी लिखा जाता है, देखो 2 पाई रेडियन के लिए ऐसा लिखा जाता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, इसका मतलब सेम है, और इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब समझ में आया होगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल का मतलब मैं यार एक बार अच्छे से समझ लो आप लोग कि यार ये जो प्लेन एंगल होता है, इट इज द एंगल मेड बाय द लेंथ। ये एक तरह का लेंथ है, ये कोई एरिया नहीं है, इट इज सिंपली ए लेंथ। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यार ये एक ए बी वायर है, थिन वायर है, इसका लेंथ ए बी है, और इस वायर ने यहाँ पे सेंटर के साथ यहाँ पे अगर इतना एंगल किया हुआ है, ओके, तो यार ये जो एंगल होगा इट विल बी द प्लेन एंगल। बात को समझो। तो एक लेंथ ने, एक सपोज ये लेंथ है, कोई एक लेंथ है, सपोज दिस इज द लेंथ, और इस लेंथ ने यहाँ पे ऐसा जो एंगल किया है, ये देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, सेंटर है, तो इस लेंथ ने यहाँ पे किया हुआ जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे भाई प्लेन एंगल। कोई दिक्कत नहीं, उसका यूनिट भी है रेडियन, यहाँ तक है। तो यार ये सॉलिड, यहाँ पे प्लेन एंगल की एक बात समझ लो, यहाँ पे जो मैंने 2D लिखा है, प्लेन एंगल जो होता है, प्लेन एंगल इज ए 2 डायमेंशनल एंगल। ये क्या होता है भाई, 2 डायमेंशनल एंगल। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड एंगल है, तो जैसे ये 2 डायमेंशनल एंगल है, तो 3 डायमेंशनल में जो एंगल आता है, तो ये 3D जो लिखा है ना भाई, इट स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल एंगल जो होता है, इट इज द सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे जैसे प्लेन एंगल 2D में होता है और एक लेंथ कुछ एंगल बनाती है, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल होता है 3D में, और ये सॉलिड एंगल जो होता है इट इज मेड बाय एन एरिया। तो इसको कैसे समझेंगे, देखो सॉलिड एंगल को कैसे समझेंगे, देखो पहले तो यार आप लोगों ने सभी ने फुटबॉल देखा है, तो फुटबॉल पे यार अलग अलग ऐसे पैचेस होते हैं, छोटे छोटे अलग अलग कलर के, आपने देखा होगा फुटबॉल। तो यार ऐसे नहीं का वो पैचेस होते हैं छोटे छोटे। तो यार मैं एक काम करता हूँ, अभी आपको क्या किया, मैंने आपको बोला यार फुटबॉल में अंदर जाओ और सेंटर पे जाके बैठ जाओ। फुटबॉल के सेंटर में जाने के बाद मैंने आपको बोला कि एक पैच जो है उसको ऑब्जर्व करो। तो यार समझ लो थोड़ा सा कि यार ये फुटबॉल का एक पैच है, ओके, ये वाला फुटबॉल में आप गए हो सेंटर में, और यहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये सेंटर है। तो यार ये जो पैच है, मैंने आपको बोला वो पैच जो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, वो पैच सेंटर के साथ कितना एंगल करेगा, अगर आपको वो निकालना है। तो यार ये पैच अभी लेंथ नहीं है, जैसे यहाँ पे एक लेंथ थी, यहाँ पे वो जो पैच होगा वो लेंथ नहीं होगी, वो ये पूरा एक तरह का एरिया, ध्यान से, एक पूरा एरिया है, और ये पूरा एरिया सेंटर के साथ जो एंगल करेगा दैट विल बी द सॉलिड एंगल, वो प्लेन एंगल नहीं कहलाएगा। ओके, तो यार ये प्लेन एंगल जो होता है वो लेंथ तैयार करता है, और सॉलिड एंगल जो होता है इट इज मेड बाय एन एरिया विद द सेंटर। और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, वो जो बड़ा सा मैं बोल रहा था, एक स्पीयर ले लो या फुटबॉल ले लो, ओके, तो उससे इंस्टेड ऑफ दैट मैं हम लेते हैं भाई एक कोन। ओके, एक कोन ले लिया, ये देखो ये कोन है, ओके, एक कोन ले लिया मैंने, ओके, उसका वर्टेक्स यहाँ पे है। तो ये जो एरिया होगा ऊपर वाला, ये एरिया ए, उसको फॉर एग्जांपल नाम दिया एरिया ए, ओके। तो यार ये जो एरिया होगा, ये इस एरिया ने, अभी ये ऊपर वाला जो है वो सर्कल है, ओके, लेंथ नहीं है, आई विल कॉल इट एज ए एरिया। एक सर्कल है कुछ तो, और ये सर्कल ने, पूरे सर्कल ने भाई इसके साथ यहाँ पे सेंटर पे, यहाँ पे वर्टेक्स के साथ जो भी एंगल किया होगा दैट विल बी द सॉलिड एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा भाई, सॉलिड एंगल। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस फॉर एग्जांपल r है। तो अभी ये जो एरिया मैं बोल रहा हूँ, एरिया ए एरिया है, जनरली ये जो एरिया है वो बहुत ही स्मॉल एरिया होता है। पहली तो बात, ये बहुत ही स्मॉल एरिया है। ओके, तो यार ये कैसे समझेंगे, तो ये जो है भाई एक बड़ा सा फुटबॉल है, फॉर एग्जांपल ये बड़ा सा फुटबॉल है भाई, ओके, बहुत बड़ा फुटबॉल है फॉर एग्जांपल, और ये बड़ा फुटबॉल का एक छोटा सा एरिया मैंने लिया है, ओके। और ये छोटा सा एरिया लेने के बाद इसको ऐसे समझेंगे, ये छोटा सा एरिया, फुटबॉल का छोटा सा एरिया मैंने लिया है, और उस एरिया, छोटे एरिया ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया है, एरिया ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा भाई सॉलिड एंगल। एक बात को समझ लो, ओके, तो ठीक है ना। तो अभी ये सॉलिड एंगल को निकालेंगे कैसे, डिफिनेशन कैसे करेंगे सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल जो होता है भाई, सॉलिड एंगल की डिफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सॉलिड एंगल जो है, सॉलिड एंगल की डिफिनेशन देखो। तो यार ये जो साइन यूज करते हैं सॉलिड एंगल के लिए है, उसे बोलेंगे ओमेगा। ध्यान में रखो,
वो क्या है भाई, साइन क्या है वो ओमेगा। तो सॉलिड एंगल का डिफिनेशन कैसे करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे किए थी, यहाँ पे लेंथ लेते हैं, जिसने एंगल किया है वो लेंथ थी, यहाँ पे जिसने एंगल किया भाई वो एरिया है, ओके एरिया है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लेंथ थी इसलिए रेडियस था, रेडियस का पावर 1 था, यहाँ पे एरिया है तो एरिया है ऊपर, यहाँ पे नीचे आएगा भाई रेडियस स्क्वायर, ओके क्योंकि यहाँ पे मीटर है ऊपर, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो नीचे भी मीटर 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 क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे एरिया है तो मीटर स्क्वायर है तो नीचे भी क्या चाहिए मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई फिर से कैंसल, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आई होप कि समझ रहा है, ओके। तो दिस इज द सॉलिड एंगल, और ये 3 डायमेंशनल होता है और ये क्या होता है 2 डायमेंशनल। तो ये सॉलिड एंगल जो है इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो उसका ऐसा यूनिट होता है स्टे रेडियन, क्या होता है भाई स्टे रेडियन, तो और उसको ऐसे लिखा जाएगा यस आर स्टे रेडियन, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये है प्लेन एंगल, ये होता है भाई सॉलिड एंगल। आई होप कि समझ गए होंगे, ओके ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कुछ चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके तो आगे जाके तो हम अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। सो दीज आर दी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है ना साथ, उसको छोड़ के भी एसआई में ये 2 क्वांटिटी और है, ओके चलो ठीक है भाई, बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आगे पढ़ेंगे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सवाल भी बहुत बार आते हैं सीईटी में या नीट में, ओके और वो टॉपिक है भाई अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई डायमेंशंस। कौन सा टॉपिक है भाई, डायमेंशंस, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं डायमेंशंस, ओके डायमेंशंस, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डायमेंशंस होती है, अभी ये डायमेंशंस होता क्या है, डायमेंशंस ऑफ, मैं यहाँ पे पूरा एक नाम ही लिख रहा हूँ, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, पूरा टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस किसके निकालने हैं, तो डायमेंशंस निकालने हैं भाई फिजिकल क्वांटिटीज के, ओके तो ये डायमेंशन जो होते हैं वो होते क्या है एक्चुअल में, असल में डायमेंशंस क्या है, एक मिनट अभी देखते हैं कि ये डायमेंशंस का मतलब है, मैं पहले समझा देता हूं कि डायमेंशन जो होते हैं दीज आर दी पावर्स, पावर्स पावर्स बोलेंगे, या उसको आप बोल सकते हो भाई इंडाइसेस। अभी इन वर्ड्स का आपको मीनिंग तो मालूम है, पावर या इंडाइसेस, या कभी कई किताबों में इसको एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स, ओके तो ये पावर्स तो मालूम होने भाई, 10 का पावर 3 होना है, इसका मतलब ऐसा लिखते हैं ना हम 10 टू द पावर 3, उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, ओके तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत बात नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ये डायमेंशन जो होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन जो होते हैं दीज आर दी पावर्स। यार पावर्स होते किसके हैं, तो ये बात समझ लिया, ओके पावर्स होते हैं, तो ये पावर्स होते किसके हैं, तो इसको पावर जो होते हैं दीज आर दी पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो अरे बाप रे, तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे अभी ये क्या बोल रहा है, ये पावर्स होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, कैसे क्यों, तो ठीक है भाई कुछ दिक्कत नहीं। तो एक बात को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेलोसिटी का एग्जांपल लिया, देखो अभी आप समझ जाओगे, पहले तो बोलो भाई, पहले सोचो कि वेलोसिटी जो है फंडामेंटल एक डिराइव्ड है, तो वेलोसिटी क्वांटिटी जो होगी भाई वो तो पहले आपको मालूम है इट इज दी डिराइव्ड क्वांटिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ओके तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है भाई डिस्प्लेसमेंट, ओके डिवाइडेड बाय टाइम। उसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो आपने 10th में भी किया होगा, ओके तो यार ये डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फिर हम सोच लेते हैं कि वेलोसिटी डिराइव्ड है, तो ठीक है उसकी डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम आया है, उसमें टाइम जो है भाई वो फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है भाई इट इज द लेंथ, सिंपली क्योंकि आप ए से निकल के बी तक गए, ये हो गए भाई आपकी इनिशियल पोजिशन, बी हो गए भाई आपकी फाइनल पोजिशन, ओके तो इनिशियल और फाइनल पोजिशन का जो लेंथ होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जो लेंथ आएगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है भाई, इट इज सिंपली ए लेंथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई लेंथ डिवाइडेड बाय क्या आएगा टाइम। तो वेलोसिटी को देखो यार, वेलोसिटी को आप लोगों ने ब्रेक कर दिया है इसमें लेंथ और टाइम में डिफाइन कर लिया है, तो यार ये लेंथ भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, यार वाह 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 बहुत ही आसान है भाई। तो यार ये लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट लिखता हूँ, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, आप तो मालूम है ऐसा यूनिट,
डिवाइडेड बाय या पर उसको बोलेंगे टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी बन गया भाई मीटर पर सेकंड। कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये मीटर है, ओके, ये सेकंड जो है उसकी पावर 1 है, उसको जो डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर में लेके गए तो वो बन जाएगा सेकंड इनवर्स, सही है। तो यार ये इसको हाइपन दे दो या स्पेस दे दो, कुछ भी कन्वेंशन में आपने पढ़ा था। तो मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे बोल सकते हो। मीटर का पावर कितना है 1, ओके। तो यार देखो अभी ये मीटर जो है, ये मीटर किसका यूनिट है, तो मीटर होता है भाई लेंथ का यूनिट, ओके। मैंने यहाँ पे एल लिख दिया, थोड़ी देर तो समझो भाई, ये ट्रेलर समझ लो इसको, ओके, डायमेंशंस का ट्रेलर। तो यार ये लेंथ है, मीटर किसका यूनिट होता है लेंथ का। सेकंड किसका यूनिट होता है, सेकंड किसका यूनिट होता है टाइम का, ओके बहुत अच्छे। तो यार मीटर की पावर कितनी है 1, टाइम की भी यहाँ पे सेकंड जो है टाइम का यूनिट है, इसकी पावर कितनी है -1, ओके लिख ली, तो ठीक है। तो यार ये हो गई भाई हमारे लिए लेंथ जो यहाँ पे थी, यहाँ पे भी आप कर सकते थे, और ये हो गया भाई टाइम। तो यार लेंथ की पावर आप देख रहे हो वो है 1, और टाइम की जो पावर है वो भाई -1। तो यहाँ पे ये जो पावर्स मैंने लिखी है, यहाँ पे 1 और -1, यहाँ पे लिखता हूँ 1 और ये जो पावर लिखी है -1, दिस पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 -1। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो यार एक बात को समझो यार, ये दोनों क्या है पावर्स है, और इनको ये क्या बोलेंगे डायमेंशंस। भाई बात समझ में, इनको क्या बोलेंगे भाई डायमेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ओके। तो यार ये 1 किसकी पावर है, ये 1 पावर है भाई लेंथ की, तो इसे बोलेंगे भाई 1 इन लेंथ, उसे क्या बोलेंगे 1 इन लेंथ। इसका मतलब है कि लेंथ की पावर 1 है, ये किसकी पावर है टाइम की, तो -1 इन टाइम, इसको ऐसे बोलेंगे -1 इन टाइम। सो 1 इन लेंथ का मतलब लेंथ की पावर 1 होना, -1 इन टाइम का मतलब टाइम की पावर -1 होना, और ये जो है भाई 1 और -1 इसी को बोले जाएगा भाई डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। और जिसके लेंथ में डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी में क्या आता है, लेंथ की पावर 1 है, टाइम की पावर -1 है, बहुत ही आसान है। तो इसे बोलेंगे भाई डायमेंशंस, ये हो गए पावर्स। तो ठीक है यार ये डायमेंशंस या पावर्स, मगर लिए किसके हैं हमने, तो लिए किसके है भाई, लेंथ और टाइम दोनों क्या है, कौन सी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल है कि डिराइव्ड है, तो आपको मालूम है फंडामेंटल है। तो पावर्स किसके आएंगे, तो पावर्स आएंगे भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज के, ओके यार बहुत ही आसान। किसके पावर आएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स, ओके चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्यों लेने हैं पावर्स, मैंने ले लिए पावर्स, यहाँ पे आए गए कि 1 और -1 आ गए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार लेंथ में पावर 1 ले लो t⁻² और t का पावर -1 ले लो, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, तो आप बोल देगा अरे यार लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -1, इसका मतलब ये क्वांटिटी हो गई भाई वेलोसिटी, क्योंकि इसके जो डायमेंशन है, इसके जो पावर्स है वो लेंथ में 1 है, टाइम में -1 है, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए वेलोसिटी। तो आपको पता चलता है कि अगर मैं पावर्स लूं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, तो हमें कुछ नया क्वांटिटी मिल जाता है, ओके। तो ठीक है भाई यहाँ तक तो आपको पता, थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। तो पावर्स लेने फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, किस लिए, टू रिप्रेजेंट, ध्यान में रखो जरा, तो ध्यान में रखो, टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए भाई ये पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि समझा होगा, थोड़ा बहुत तो समझा होगा, अभी डिफिनेशन हमने पढ़ी नहीं है, मगर ये डिफिनेशन का ही पार्ट है। कुछ तो पावर्स लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के, किस लिए, टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, इसको तो समझो यार, ये समझ गए तो यार डिफिनेशन बहुत ही आसान है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो अभी डिफिनेशन लिखते हैं, बहुत ही आसान है, ओके। तो डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। वाह वाह वाह, कुछ बच्चे बोल रहे हैं वो यार क्या है यार, क्या है बहुत हार्ड है, मगर हार्ड नहीं है बाबू, बहुत ही इजी है इसको समझना। तो ये डायमेंशन डेफिनेशन देखो क्या होती है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसको लिखते हैं, देखो आप भी लिख लो, डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी से अच्छा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखे सर, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस आर द पावर्स to which, ऐसे powers to which the fundamental quantity must be raised, तो fundamental quantities must be raised, okay,
टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेस्ट, किस लिए? टू रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी, ओके। उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स लिए जाएंगे, दैट पावर्स आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि लेने अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कोई भी क्वांटिटी जो है यार, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी जो है, हम कैसे बनाते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, सही है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट को लेकर ही हम कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, उन प्रोडक्ट में फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ तो पावर्स आएंगे। कभी लेंथ में 1 आएगा, कभी लेंथ में -1 आएगा, कभी लेंथ में 2 आएगा। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स लेने के बाद अलग अलग पावर्स आएंगे। तो वो जो पावर्स होते हैं वो किस लिए लेते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो दिखाने के लिए। तो पावर्स को कहेंगे भाई डायमेंशंस। थोड़ी सी चीज को समझ गए होंगे, ओके यार, कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो पावर्स है वो दिखाने चाहते हैं। मगर ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो डायमेंशंस पढ़ने के लिए ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसको हम कुछ रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, उसके कुछ सिंबल्स हम यूज करेंगे। जैसे कि अभी देखो, जैसे कि आगे अगर लेंथ है, तो लेंथ इन डायमेंशंस, लेंथ दिखाने के लिए हम कैपिटल एल का इस्तेमाल करेंगे, ओके। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप लेंथ का रिप्रेजेंटेशन, लेंथ का कैपिटल एल आएगा। अगर मास कर रहे हो तो मास का रिप्रेजेंटेशन भाई कैपिटल एम आएगा, ओके। अगर टाइम है भाई, टाइम, तो टाइम का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी आएगा। और ये 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मैकेनिक्स, ये 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ज्यादातर नीचे वाले जो 4 है ज्यादातर यूज नहीं होंगे। टाइम, उसके बाद क्या होता है भाई? टेम्परेचर, सही है ना? तो टेम्परेचर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से, क्योंकि ये उसका यूनिट है, ओके। यूनिट से ही उसको डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, ओके यार, ये इलेक्ट्रिक करंट है, बहुत करंट अलग अलग हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए भाई कैपिटल आई यूज किया है, ओके, सिंबल उसका। और उसके बाद लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए भाई यूज करना होगा हम सी डी, ओके। इसका यूनिट ही इस्तेमाल किया है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का भी यूनिट ही लिया है, सिंबल यूनिट का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये लिख के ले लो या नहीं तो ध्यान में रखो, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? मोल, ओके। ये तीनों जो है भाई, ये सिर्फ यूनिट ही है, बाकी के तो आपको आपके सामने है, ओके। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो डायमेंशंस ऑफ लेंथ अगर मैं लेना चाहता हूं, डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो यार डायमेंशंस ऑफ लेंथ लेने के लिए ये उसका सिंबल है। तो उसको सिंबल हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में उस फिजिकल क्वांटिटी को लिख दो, तो इट रिप्रेजेंट्स द डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अगर आपको बोल रहा है कि एक्सेलरेशन के डायमेंशंस निकालो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं तो आप इसको लिख सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके आगे जो कुछ लिखा है दैट आर द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ओके। बात को समझ आई? तो यार लेंथ में यहाँ पे अगर लिख रहा हूं तो यहाँ पे लेंथ के ऐसे लिख सकते हैं, मास का ऐसे लिख सकते हैं, या टाइम का ऐसे लिख सकते हैं, ओके। मैंने तो बोला है कि यार ये 3 ही क्वांटिटी सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे 11th या 12th में, तो यार वो सबसे ज्यादा जो क्वांटिटीज होंगी, बहुत सारी क्वांटिटीज लेंथ पे, मास पे और टाइम पे ही डिपेंड होगी। क्योंकि यार बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये जो क्वांटिटीज में बोल रहा हूँ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, जो भी कुछ क्वांटिटीज होंगी, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम से ही बनी होंगी, ओके। उसको भूलना नहीं है आपको, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके यार। इसको रब करते हैं और सीधा चलते हैं भाई कुछ एग्जांपल्स की तरफ, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। इसको रब कर लो तो आपका होगा भाई। तो इसको यार अच्छे से पढ़ो। तो ये डायमेंशंस होती है, ओके यार, बहुत अच्छे समझ गए होंगे। नहीं समझे है तो कमेंट बॉक्स में यार कमेंट कर लो यार। अगला जो है हम उसमें पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, ओके। लेट अस सॉल्व सम एग्जांपल्स और लेट अस कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ सम क्वांटिटीज, ऑब्टेन द डायमेंशंस। तो यार एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स लिख लेते हैं भाई, एग्जांपल्स लिख लेंगे।
ओके, तो पहला है और आसान क्वांटिटीज का निकालेंगे पहले तो एरिया। तो किसी भी क्वांटिटी, अभी एक बात थोड़ा सा क्लियर करता हूं, किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन आपको निकालना है तो उस क्वांटिटी का डिफिनेशन पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात आपको मालूम होनी चाहिए उसका यूनिट, ऐसा यूनिट आपको मालूम होना चाहिए। ओके, और वो यूनिट के बाद हम डायमेंशन लिख सकते हैं। कैसे, देखो अभी एरिया का मैं क्या करता हूँ, एरिया का डायरेक्टली ऐसा यूनिट लिखता हूँ। एरिया का यूनिट आपको मालूम है, ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, मीटर स्क्वायर, और सबको मालूम है मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो मीटर स्क्वायर है, तो मीटर क्या होता है भाई, मीटर एक तरह का क्या है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का यूनिट है। तो यहाँ पे यार मैं इसको डायमेंशन कैसे लिखता हूँ, देखो अभी मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, और लेंथ का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अभी पढ़ा हमने रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन तो होता है भाई एल, सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। मगर मीटर का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एल रेस्ट टू 2। ओके, तो यार ये क्या आएगा, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट डालना पड़ेगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, डायमेंशंस। ओके, तो यहाँ पे भी मैं एरिया के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू एल रेस्ट टू 2। इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना है भाई 2 इन लेंथ। कैसे पढ़ना है, 2 इन लेंथ। तो एरिया के डायमेंशन हो जाएंगे 2 इन लेंथ। ओके, तो यहाँ पे ना कहीं पे मास आया है ना कहीं पे टेम्परेचर आया है। ओके, तो यार जो भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन हम लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे एल एम और टी, इस फॉर्मेट में हम लिख लेंगे। ओके, ये स्टेट बोर्ड के जो है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखा हुआ है एमएलटी, कोई अलग नहीं है। ओके, तो सिर्फ आपको ध्यान में रखना होगा, इतना भी कुछ नहीं है, तो हम एलएमटी वाला फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ना मास है ना टाइम है, तो मास में कितना आएगा रे डायमेंशन, या मास का पावर कितना आएगा, अगर यहाँ पे मास और टेम्परेचर और टाइम कुछ भी नहीं है तो यार इसको कैसे लिखेंगे, देखो L2 एज इट इज, मास में कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, टाइम पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 इन लेंथ 0 इन मास, ओके पढ़ना कैसे, और 0 इन टाइम। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेंथ मास और टाइम। ओके, बात को समझो यार। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई नहीं, तो समझ लाएंगे बाकी के लोग कि यार मास में 0 है, टाइम में 0 है, टेम्परेचर में 0 है, करंट में 0 है, बाकी सभी में 0 है, सिर्फ एल में 2 है। ओके, तो ठीक है, आगे वाला ले लेंगे भाई, वॉल्यूम। आगे तो आप कर सकते हो वॉल्यूम, तो तुरंत आपके किसी के मन में आ गया होगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम लिखने के लिए उसका यूनिट लिख लिया भाई, मीटर क्यूब। मीटर क्या होता है, मीटर फिर से क्या है, लेंथ का यूनिट है, तो यहाँ पे लिख लिया भाई लेंथ, इसका क्या है क्यूब, तो यहाँ पे आ गया एल रेस टू 3। तो यहाँ पे कैसे आएगा, L3, मास कितना है 0, टाइम में कितना है 0। ओके, तो यहाँ पे आएगा 3 इन लेंथ, 0 इन मास, 0 इन टाइम। कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई इसमें, बहुत ही इजी है। तो उसके बाद लिख सकते हैं भाई वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट से पहले अगर यूनिट मालूम है तो बहुत अच्छे, मालूम होना चाहिए आपको, मगर नहीं है तो मैं यहाँ पे उसको ऐसे सॉल्व कर लेता। देखो, तो ये होता है भाई डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का यूनिट कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब भी ऐसी क्वांटिटीज आएंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह कुछ भी, तो उसका पहले यूनिट लिख लो यार। ओके, यूनिट लिखने के बाद क्या करोगे, तो फिर से देख लोगे कि ये वेलोसिटी जो है डिराइव्ड है, चलो ठीक है, मगर उसके डिफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो आया है, टाइम तो फंडामेंटल है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ होती है, तो ये भी क्या आएगी भाई, फंडामेंटल, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे होता है भाई लेंथ अपॉन क्या आ गई, टाइम, कुछ दिक्कत नहीं भाई, लेंथ अपॉन टाइम, वाह वाह वाह। तो लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल। अभी उसको क्या ब्रेक करेंगे, तो दोनों फंडामेंटल आ गए, तो इसको इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि लेंथ भी फंडामेंटल, ये भी टाइम फंडामेंटल। तो लेंथ फंडामेंटल है, उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का क्या होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। वाह वाह, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू, मीटर पर सेकंड के बाद क्या आएगा। तो यार ये मीटर क्या होता है, मीटर एक तरह का लेंथ है। ओके, तो यार ये मीटर लेंथ है, तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखने के लिए, मीटर जो है, मीटर एक तरह का लेंथ है, तो लेंथ है, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पावर कितना है 1, बात को समझो यार। लेंथ या मीटर जो है, मीटर लेंथ का यूनिट है, एल रेस टू 1 आएगा, डिवाइडेड बाय सेकंड किसका यूनिट है, टाइम, कितनी पावर है 1, कोई दिक्कत नहीं। तो यार इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले गए तो क्या आएगा, इसको आएगा L1, और ये क्या आएगा T-1, बात को समझो। L1 और T-1 क्यों किया, क्योंकि यार T-1 नीचे है डिनोमिनेटर में, नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं तो यार पावर जो होता है उसकी साइन चेंज होती है।
पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत नहीं है, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। L1 T-1 आ गया। मगर यहाँ पे किधर कुछ मास लिखा है आपने, नहीं, तो मास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मास का 0, इसलिए मैंने जो जगह छोड़ी थी 1 इन लेंथ 0 इन मास -1 इन टाइम। ओके, आप आपकी बात समझ गए होंगे। तीसरा यार, चौथा हम कर लेंगे एक्सेलरेशन, पढ़ लेंगे भाई एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन फिर से क्या आती है भाई, वेलोसिटी अपॉन टाइम, कुछ दिक्कत नहीं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, फिर से एक्सेलरेशन है डिराइव्ड, तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। टाइम क्या है, फंडामेंटल, वेलोसिटी क्या है, फिर से डिराइव्ड, यार वेलोसिटी को फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। फंडामेंटल तो ब्रेक कर दे जाओ बस, फंडामेंटल तक उसको ब्रेक करना है। तो वेलोसिटी की फिर से डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यार ऊपर ही डेफिनेशन आप देख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या है, टाइम। ओके, तो यार ये टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा भाई, टाइम इंटू टाइम क्या होगा, टाइम स्क्वायर। तो यार तो ये आ गए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, अच्छे से पढ़ो यार। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर से लेंथ, यार फिर क्या आ गई, फिर से टाइम स्क्वायर। ओके यार, अभी फिर से देख लो यार, लेंथ तो फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल, इसका मतलब हमने एक्सेलरेशन को फंडामेंटल में लिख दिया। ओके, तो यार ये लेंथ क्या होता है, उसका यूनिट क्या आएगा, मीटर, यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर। ओके, समझ लो यार, थोड़ा सा समझो यार। अभी ये मीटर क्या है, लेंथ है भाई L1, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइम क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो इसको, यहाँ पे देखो, ये L1 आएगा ऊपर, मीटर के लिए, लेंथ के लिए, सही है ना भाई, मीटर लेंथ का यूनिट होता है ना। तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर है या सेकंड स्क्वायर है, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का, तो यहाँ पे टी आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। अगर ये T2 जो है नीचे से ऊपर लेके गए, नीचे से ऊपर ले जाने के बाद क्या आएगा, T-2, तो ये क्या बन जाएगा, T-2, सही है ना भाई, T-2। अगर नहीं समझ रहा है तो यू कैन आस्क मी यार, पूछ लो कमेंट बॉक्स में। ओके, तो यार इसको ऐसे थोड़ा सा इसको एक करता हूँ, L1 और मास में कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 इन लेंथ 0 इन मास -2 इन टाइम। ओके, इससे अच्छा यार, इससे सस्ता यार, इससे इजी यार कुछ नहीं होगा अभी तो। ओके, उसके बाद यार एक दो और ले लेते हैं। अरे फिफ्थ क्वांटिटी ले रहे हैं भाई, फोर्स। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स की डिपेंडेंट, फोर्स डिराइव्ड है, फंडामेंटल नहीं है, थोड़े ना फंडामेंटल के लिखते रहेंगे भाई। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यार ठीक है यार, मास फंडामेंटल है, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन फंडामेंटल नहीं है, मगर अभी मास का यूनिट आपको मालूम है और एक्सेलरेशन का हमने यहाँ पे निकाला है, पूरा थोड़ी ना करते रहेंगे अभी। मास क्या है भाई, किलोग्राम। ओके, मास का यूनिट किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लिया भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके यार, कुछ लोग कहेंगे यार फोर्स तो हम न्यूटन में लिखते थे, तो इसी को भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं, वो भी पढ़ने वाले हैं हम, डोंट वरी। ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, तो सभी फंडामेंटल है, अभी यूनिट लिखा है तो मतलब फंडामेंटल में ही लिखते हैं ना भाई। ओके, तो यह किलोग्राम है, तो किलोग्राम का मतलब क्या है, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का, तो इसमें क्या आएगा भाई, m1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। मीटर क्या है, फिर से लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या आएगा, L1 डिवाइडेड बाय सेकेंड का मतलब टाइम, T2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बनेगा, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, पहला लिख लेंगे L1, उसके बाद भाई उसके बाद आएगा m1, कोई दिक्कत नहीं। और T2 है, T2 नीचे से ऊपर लेके गए भाई, नीचे से ऊपर जब लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, T-2। ओके यार, बन गए। तो दीज आर द डायमेंशन फॉर फोर्स, ये फोर्स की डायमेंशन ऐसे बन गए, एक्सेलरेशन के ऐसे बन गए, वेलोसिटी के ऐसे बन गए। यार ये कितने आसान है, 1 इन लेंथ 1 इन मास -2 इन टाइम। ओके, तो ठीक है, तो यार एक लास्ट वाला कर लेंगे यार। ओके, तो यार क्या कर लेंगे, तो इसको वर्क डन का ही कर लेंगे, वर्क डन। वर्क डन के डायमेंशन, वर्क डन का डेफिनेशन होता है बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फोर्स का यूनिट आपके पास है भाई, फोर्स का यूनिट क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये वाला, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है भाई मीटर। वाह वाह वाह, तो ये मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यार इसको ऐसे ही रखता हूं मैं, ये किलोग्राम है, किलोग्राम का मतलब क्या है, मास, तो मास में कितना पावर है, 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, लेंथ का स्क्वायर। अरे नहीं आया, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है तो L2 आएगा ना भाई, डिवाइडेड बाय ये यार सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, सेकंड क्या है, टाइम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टाइम का स्क्वायर। ओके ना, सही है ना भाई, समझ गए। तो इसको अपने फॉर्मेट में लिख लो, अपने फॉर्मेट में लिखने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये देखो L2 m1 T-2। ओके, 2 इन लेंथ 1 इन मास -2 इन टाइम। ओके, तो ऐसे कुछ यार एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, और सारे एग्जांपल्स भी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी।
ओके, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। अगले वीडियो में हम डायमेंशन एनालिसिस जब करेंगे तब यार ये सभी एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स हम ले लेंगे। ओके, थैंक यू।